ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। अब तक के हमने बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर सीरीज बनाए हैं जहां पर हम बहुत सारे पार्ट्स में चैप्टर्स करा रहे हैं, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पर चल रहा है। लेकिन उसके अलावा शॉर्ट टाइम में करना है, वन शॉट मैंने बनाया, उसकी सीरीज भी आप लोगों के पास में यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ विद द पीवाईक्यू सीरीज। इसके बाद में जरूर हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं, और जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चंस मैं खुद निकालूंगी, बनाऊंगी और आप लोग के साथ में सॉल्व करूंगी। चांसेस है वहां से क्वेश्चंस आ सके, बिकॉज अभी काम थोड़ा चालू ही है। क्वेश्चंस में प्रिपेयर कर ही रही हूँ। इट इज ऑल ऑन दी वे जस्ट टू डिलीवर दीज ऑल थिंग्स फॉर यू। अब देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन वेटेज वाइज भी बहुत ज्यादा वेटेज इसका देखा जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स दिए, एड्स का टॉपिक है, कैंसर का टॉपिक है, यू हैव स्टार्टिंग में डिजीजेस बारे में बताया गया है, कॉमन डिजीजेस बताई गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट है, बनता ही है। तो अभी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2024 से लेकर 2025 से लेकर 2010 तक के सारे जो भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से क्वेश्चन आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो एंड तक देखना, और हमेशा मेरा ये रिकमेंडेशन हर किसी के लिए रहता है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होगा तो वीडियो खोल के देखो। तो यही आई होप आप लोग कर रहे होंगे। और एक मस्ट टू डू थिंग ये है कि बायोलॉजी के लिए या फिर जो भी तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास एज ए नीट एस्पिरेंट, तीनों सब्जेक्ट आप लोग के पास में पढ़ रहे हो आप, आई नो बहुत प्रिपरेशन चालू है, लेकिन प्रिपरेशन में एक पीवाईक्यू का बुक ऐड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपके पास में होने चाहिए, और उसी की सीरीज में लेकर आई हूँ। वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास में सारे क्वेश्चंस का एक साथ आ जाएगा। तो क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने हैं, हर एक चैप्टर के करो, या फिर पूरा पीवाईक्यू लेके बैठो आफ्टर योर सिलेबस इज अबाउट टू एंड, या फिर जैसे तैयारी चल रही है पीवाईक्यू सॉल्व करो यार, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन in primary lymphoid organs, ठीक है, okay, so what it says, after maturation in primary lymphoid organs, okay, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs, ठीक है। तो सबसे पहले 2025 का ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फॉर इंटरैक्शन विद एंटीजेंस टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और टिश्यूज लाइक। तो आपको यहाँ पे बेसिकली पूछा है, ठीक है, घुमा फिरा के आपको खाली इतना ही पूछा है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में तो उनका मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो बाद में ट्रैवल करते हैं टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां पर जाके वो अपना पूरा फाइटिंग का इम्यून का काम करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से है, टिश्यूज कौन से है, इसके अंदर अगर हमें कैंसिल आउट करना है तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं कि थाइमस और बोन मैरो हमें पता है ये क्या करता है, यहाँ पर मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वहां से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन स्प्लीन और लिम्फ नोड्स और पेयर्स पैचेस ये तीनों वो जगह है जहां पर ये बाद में ट्रैवल करते हैं, वहां पर प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। सो इसमें डिफरेंस है, एक जगह वो प्रोड्यूस होने की बात कर रहे हैं और एक जगह क्या बोल रहे हैं कि वो ट्रैवल कहां पे करते हैं, जहां पर जाके वो ट्रैवल करते हैं वहां पे जाके एक्ट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ओरिजिनेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो सी, डी और ई जो है आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज वाई आपका ए और बी नहीं होगा और सी, डी और ई हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन 2 है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो रहती है इन्नेट कहते हैं उसे। इन्नेट याद करने का तरीका मैं हमेशा बता दी हूँ, इन्नेट इम्यूनिटी याद रखना है। इन्नेट इज नथिंग बट इनबॉर्न हमें मिली है, इनबॉर्न मिली है, तो उसे हम क्या कह देंगे, इन्नेट कह देंगे। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग बीइंग अ कैरियर। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2025, ओके, करेक्ट है, नीट 2025 से क्वेश्चन आया है, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, तो वहां से क्वेश्चन आया है, सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, ओके। लेकिन इसका आंसर 1/4 आएगा, ओके।
इसको मैंने सॉल्व किया है, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी अवेलेबल है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हियर आइडेंटिफाई स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ही गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, आपको नॉट करेक्ट बोला था। लेकिन आगे पढ़ लो, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। देखो आपके पास में जो ये होते हैं द एंटीबॉडीज, ठीक है, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि एक कॉन्स्टेंट रीजन होता है जिसे हम कहते हैं क्या? कॉन्स्टेंट रीजन कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रीजन होते हैं जो कि रीजन पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हैवी और सिर्फ लाइट चेन्स का कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ होता है वेरिएबल रीजन। ऊपर क्या होता है? वेरिएबल रीजन होता है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका एन टर्मिनस है और ये सी टर्मिनस है। एन टर्मिनस पर क्या लगा होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट उसे हम कहते हैं। सो ये पहला वाला तो रॉन्ग है, हमें समझ में आ गया है। लेकिन अब सेकंड वाला कैसे दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस। नाउ दिस इज समथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट फिर भी आपको अगर पक्की नॉलेज थी तो आप सही आंसर कर सकते थे इसका भी। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। बिल्कुल करेक्ट है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं, पता है। लेकिन ये जो फर्स्ट है दिस इज रॉन्ग एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज 1 ओनली। सेकंड वाले में कंफ्यूजन हो सकता था, सेकंड ऑप्शन में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। ठीक है, लेकिन इफ यू वर श्योर विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज सी टर्मिनस, अगर आपने डायग्राम सही से देखा होता, याद किया होता, तो पहले को ही आप रॉन्ग करके आते, बिकॉज दैट इज समथिंग गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, सेकंड वाला तो नहीं दिया रहता, और अगर सेकंड वाला आंसर होता भी तो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाता तो वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 दैट सेज ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ मिलाना है किससे, ठीक है, कॉज होता है टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, दैट इज अ बैक्टीरिया। तो ए का क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, लीशमैनियासिस। अब लीशमैनियासिस ये क्वेश्चन 2024 पे आया है। अगर आपको नहीं पता, लीशमैनियासिस आपको नाम नहीं दिया इन योर एनसीईआरटी, लेकिन अगर बाकी तीनों भी आपको पता होते तो आप ये सॉल्व कर पाते। लीशमैनियासिस जो होता है, ये लीशमैनिया एक प्रोटोजोन होता है। क्या होता है? लीशमैनिया एक प्रोटोजोन है जिसके थ्रू ये होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? प्रोटोजोआ है जिसके थ्रू ये होता है। अब दूसरी चीज ये कि ये मॉस्किटो के बाइट से होता है और ब्लैक कलर के स्कार्स या फिर ब्लैक पिगमेंटेशन छोड़ देता है। ठीक है, वुंड्स आ जाते हैं, तो ये लीशमैनियासिस इसको कहते हैं। अब रिंग वॉर्म जो है ये फंगस के थ्रू होता है। तो बी का तो हमें पता है, समझ में आ गया कि प्रोटोजोआ से होता है। बी का 3 हो गया। आई अंडरस्टैंड ये वाला आपको नहीं आ रहा होगा, लीशमैनियासिस ये मैच करने नहीं आ रहा होगा, लेकिन रिंग वॉर्म तो हमें पता है फंगस से होता है। अब डी क्या है? फाइलेरियासिस नीमाटोड से होता है, दैट इज विशेरिया, बैनक्रॉफ्ट, हिमालय, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। कोकेन कहां से ऑब्टेन होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, सो ए का क्या हो गया? 3rd हो गया। याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखने जैसी है, कंसेप्चुअल इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हेरोइन कहां से आता है? सोमनिफर, ठीक है, सोमनिफरम, पेपरवर सोमनिफरम से पॉपी प्लांट जिसको हम कहते हैं ओपियम पॉपी। ठीक है, यहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन इसका कह सकते हो, पेपरवर सोमनिफरम। नाउ मॉर्फिन बहुत ही फेमस नाम है इन योर, ठीक है, केमिस्ट्री ऑल्सो इट इज गिवन। मॉर्फिन इफेक्टिव सीडेटिव होता है इन सर्जरी। मैरिजुआना कैनाबिस सटाइवा से आता है, तो बी का हो जाता है हेरोइन का 4 हो जाएगा। 3 4 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसको मैच कर लो। 3rd का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डी का इज 2, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल 110% करेक्ट है ये। कोलोस्ट्रॉम कंटेनिंग सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बेबी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें चेक करना है ये असर्शन जो पहला स्टेटमेंट है उसका रीजन बन रहा है क्या। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट बोला है, आप इसको पूछो क्यों बोला गया है ऐसा कि इनिशियल डेज में, इनिशियल वीक्स में जो बेबी है उसको मदर्स मिल्क मिलना बहुत ही अनिवार्य है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है, जिसको इनिशियल डेज में कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम रिलीज होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं एंड दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी, फॉर द इम्यून ऑफ द बेबी। तो बिल्कुल ये इसका रीजन भी करेक्ट है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन दैट सेज, अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। करेक्ट है। ठीक है, सारे लिम्फोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स एवरीथिंग इज प्रोड्यूस है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये भी करेक्ट है। माइक्रो एनवायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं बोथ मैरो और ओके थाइमस फॉर टी लिम्फोसाइट्स। करेक्ट है ये, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। It says autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign bodies. Autoimmune disorder क्या होता है? That is a condition where body defense mechanism recognizes its
ओन सेल्स, ठीक है, उसके खुद के सेल्स को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है एज फॉरेन सेल्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद के सेल्स पर ही अटैक कर रहा है। उसे क्या लग रहा है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी, ये कैसा है, एक फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारी बॉडी के ही सेल्स पे वो अटैक कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। करेक्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स। बिल्कुल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सो दिस बिकम्स रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। कहीं कहीं पर ऑप्शन 1, 2, 3 में दिए हुए हैं, कहीं कहीं पर ABC में दिया हुआ है। आपको आंसर की जो प्रोवाइड होगी उसके अंदर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी करेक्ट एंड विल फॉलो वन मैनर ओनली, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कौन सा होता है, जो मेमोरी पर बेस्ड होता है, सेकंड टाइम पर आता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मेमोरी, जो से फर्स्ट एनकाउंटर की थी उस मेमोरी के बेसिस पर सेकंड रिस्पॉन्स होता है, उसको हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। इट इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, अगेन वेरी मच करेक्ट। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। नाउ दिस इज रॉन्ग, नॉन स्पेसिफिक टाइप नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सारे के सारे स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए अपने सोल्जर्स को रेडी करते हैं, ठीक है। तो मतलब इट हैज दैट रिकॉग्निशन कि ये पैथोजन हमने पहले देखा है और इसके लिए ये टाइप के एंटीबॉडीज चाहिए, ये टाइप का अटैक इसको देना है, तो वो कैसा होता है, स्पेसिफिक टाइप का होता है। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ होता ही नहीं है। एक्वायर्ड जो होता है वो बाद में विद टाइम, विद वी कैन से साइमल्टेनियस एनकाउंटर्स होते रहते हैं, कंटिन्यूस एनकाउंटर्स होते रहते हैं, तो वैसे ही इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिव होता है और डेवलप होता है उससे, इसीलिए ही हम कहते हैं एक्वायर्ड, क्योंकि बाद में एक्वायर्ड हुआ। So this statement is wrong. Option D is your correct answer. आपको इनकरेक्ट पूछा था। In which blood corpuscles HIV undergoes replication and produces progeny virus? बिल्कुल सही है, TH cells, TH cells, helper T cells, ठीक है। helper T cells जो होते हैं इसके अंदर वो क्या करता है, ठीक है, ये जो helper T cells थे ना, इनके अंदर वो जाता है, उनका डीएनए का अगेन मशीनरी अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है और बहुत सारे रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। और नाउ जो हेल्पर टी सेल्स है जिनका काम ही ये था कि वो डिटेक्ट करे कोई भी आउटसाइड का पैथोजन, कोई भी फॉरेन बॉडी को डिटेक्ट करके दूसरों को, ठीक है, बताए, सिग्नलाइज करे उस चीज को। अब वही काम उसका बंद हो गया है, बिकॉज उसका जो ब्रेन, उसका जो कंट्रोल है वो किसने ले लिया है, HIV ने ले लिया है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट होगा ये फिजियोलॉजी आपको HIV की पढ़नी है, बहुत जरूरी है। हेरोइन, अब यहाँ पर अगेन फ्रॉम ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आया है। हेरोइन जो होता है ये क्या है, सबसे पहले देखो मॉर्फिन सबसे इजी है, क्या कहाँ पर एक्ट करता है, ये पेन किलर पर करता है। यहाँ से अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप लिस्ट 2 में से करो। देखो अगर आपको कभी भी लिस्ट 1 में से यहाँ से बार बार पढ़ने में टाइम जाएगा तो क्वेश्चन को एनकाउंटर कैसे करना है, ऐसे टाइप की मैथ्स कॉलम को जहां पर आपको ये नाम दिए हुए हैं इसको नहीं देखते हुए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको आप सोचो और वहां पे फिर डिफाइन करो कि ये मैंने लाइन कहाँ पे पढ़ी थी, इसका ये किसके थ्रू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमें पता है ये कौन करवाता है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, मैरिजुआना। मैरिजुआना क्या है, एक कैनाबिस सैटिवा से एक डेरिवेटिव है। अब देखो स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये किसका है, ओपियम का है, ओपियोइड्स का है, तो ओपियोइड्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेरोइन, ठीक है। अब इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, अब ये जो हो जाता है ये एरिथ्रोजाइलम कोका, जो हमने एग्जांपल पढ़ा था कोकेन, वहां का एग्जांपल है ये। सो ए का हो जाएगा व्हाट 2, बी का हो जाता है 1, सी का वी कैन सी इट इज 4 एंड डी का इट इज 3। तो द आंसर इज 2 1 4 3, 2 1 4 3, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम 2023, वैसे ही 2023 से करेक्ट आया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर भी आप देखो बार बार पढ़ोगे हो सकता है आपको नहीं आए, आप डायरेक्टली यहाँ से देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये निमोनिया करवाता है, हमें पता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन ये फंजाई है, ये रिंगवर्म करवाएगा, ठीक है। विशेरिडा बैनक्रॉफ्टी ऑफकोर्स फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करवाता है, मलेरिया, तो निमोनिया, ठीक है। डी का 1 हियर, दीज 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग। डी का 1, मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली ये भी बताने का ट्राई कर रही हूँ कि मैथ्स कॉलम को आप कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हो, ठीक है। मेनली आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना उसके अंदर से देख लो कौन सा वाला सबसे हटकर है, कौन से ऑप्शन का जो आंसर है उसके अंदर रिपीट नहीं हुआ है, और उसको हम देखेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो C1 सारे ऑप्शन को है ना 2 बार रिपीट किया ही है, सो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन दिया होता जहां पर ए का 1 दिया होता, बी का 3 दिया होता, इस तरीके का अगर ऑप्शन दिया होता जो बिल्कुल ही अलग होता तीनों ऑप्शन से, तो आप उसको चेक कर सकते थे कि दिस इज करेक्ट और नॉट, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट भी निकलता है, ठीक है, अलग होता है सबसे। अब ठीक है, हीमोफिलस ट्राइकोफाइटन जो है दिस इज रिंगवर्म, तो ए का 2 हो जाता है, ए का 2, ठीक है, ए का 2, ओके। तो ये दोनों रॉन्ग है, सी का बताना है क्या होगा। ओके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। देखो सी का क्या आएगा यहाँ पर, दिस इज ओके
फाइलेरियासिस विशेरिया से होता है, बी का 3 आ रहा है, करेक्ट है, सी का 4 आ रहा है, प्लाज्मोडियम से होता है, 4 ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैच करा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ओके, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, एक बार देख लो। अमीबाइसिस न्यूमोनिया, रिंग वॉर्म किसके थ्रू होता है, डी का 2 हियर एंड हियर, दीज 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी का 1 गिवन हियर एंड हियर, तो ये तो रॉन्ग है ही, सो योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ए। देखो बी का 4 आएगा क्या, एंटामीबा हिस्टोलिटिका सही है, फाइलेरियासिस ये भी सही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग डिजीजेस, ठीक है, विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सीधी सी बात है, डिजीज का और उसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताना है। टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, हम सबको पता है सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, हमें टाइफॉइड होता है, बैक्टीरिया है। न्यूमोनिया के लिए हीमोफिलस और दूसरा कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। ए का आ जाता है 3, ए का आ गया 3, बी का आ जाता है 4, ठीक है। ये नाम आपको इन योर एनसीईआरटी दिया है, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। फिलेरियासिस विशेरिया, ठीक है, फिलारिये ये हमको पता है, इसके अंदर से बनता है, तो सी का हो जाएगा 1 एंड डी मलेरिया, वी ऑल नो प्लाज्मोडियम, इसके थ्रू मलेरिया होता है, सो डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप, देखो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, आई मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि इसके अंदर यूज क्या किया है, किस तरीके से जान रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इन क्वेश्चंस में आपको बताना सिर्फ इतना था कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो हमने बता दिया, आपका मैथ्स का कॉलम सॉल्व हो गया। इसके अलावा मैं बहुत सारी जितनी भी क्वेश्चंस की सीरीज बनाती हूँ, मैं सब में बताती हूँ कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आपको कैंसिल आउट होता है ना, तो क्लियर होती है सारा चीजें, वरना आंसर की तो आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, एंड आई मेक श्योर कि जो भी व्यूअर हो उससे कंसेप्ट समझ में आए। एक वीडियो मैंने बनाई है नीट 2025 की आंसर की वहां पर आप जाकर देखो, वहां पे सिर्फ आंसर की मैंने डिस्कस किया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहली बात, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया का पूरा साइकिल आपको बताया हुआ है ऑन 1 पेज, जहां पर सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज है, ये है कौन सा, ये स्पोरोजॉइड्स का स्टेज है। ये स्पोरोजॉइड्स जो होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, स्पोरोजॉइड्स वो स्टेज होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, जहां पर वो दूसरों को जाके, मतलब ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है। और इन्फेक्शन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वी ऑल नो, एनोफिल्स मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होती है ये। इस मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो है ये, और इस मॉस्किटो के बाइट से उसके सलाइवा के थ्रू जितना भी इसके सलाइवा के अंदर जितने स्पोरोजॉइड्स होते हैं, वो चले जाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन टू विच इट इज बाइटिंग, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में तो आ गया, अब यहां पर देखना है ब्लड स्ट्रीम से वो जाता कहां पर है। सबसे पहले वो जाता है लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। तो ये जाता है हिपैटोसाइट्स के अंदर, वहां पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, किसके थ्रू बढ़ाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब वहां पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ाता है, सेल का रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है, और एक टाइम पे वो रप्चर हो जाता है, वहां से रिलीज हुआ, अब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आया, वापस से ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद में आरबीसीज को अटैक करता है, आरबीसीज को अटैक करता है, ठीक है, आरबीसीज को अटैक करता है। वहां पर ये 2 चीजें, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो स्पोरोजॉइड्स वापस से असेक्सुअल साइकिल चलाए, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मीरोजॉइड्स बना दे। तो यहां पर हिपैटोसाइट से निकलने के बाद में इसे हम कहते हैं मीरोजॉइड्स। मीरोजॉइड्स बनने के बाद में आरबीसीज में अफेक्ट कर लेता है। अब आरबीसीज से ये जाता है हमारे ब्लड में। अब यहां पर जैसी आरबीसी रप्चर होती है, एक ठीक है केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन जो होता है चिल्स और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। आरबीसी से रप्चर हुआ, ब्लड के अंदर आया, अब ब्लड के अंदर आ तो गया है, अब ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेटोसाइटिक स्टेज में आ जाता है। अब ये जो गैमेटोसाइट्स है, जैसे ही कोई अनइन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो होती है, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो जैसे ही इसे लेती है, वो उसके गट में चला गया, क्योंकि उसने ब्लड सक किया ब्लड के अंदर, तो ये गैमेटोसाइट्स है, ये उसके गट के अंदर चले गए, ठीक है। उसने वो ब्लड को क्या किया, इंजेस्ट कर लिया, उसके गट में चले गए, मतलब उसके स्टमक में चले गए। अब वहां पे गट पे जाने के बाद वहां पर उनका फ्यूजन होता है गैमेटोसाइट से, मतलब गैमीट से। अब यहाँ पर गैमीट्स बन गए, उसके बाद में उनका फ्यूजन हो गया। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो स्पोरोजॉइड्स बन जाएंगे, और वो ऊपर ट्रैवल करके जाते हैं द सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर वो रुक जाते हैं, वहां से रिलीज होते हैं विद द सलाइवा, और वापस से अब ये क्या होंगे, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर गया, मॉस्किटो गट के अंदर गया, मॉस्किटो गट से सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर गया, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से फिर वापस से ह्यूमन को इंजेक्ट करते टाइम ह्यूमन ब्लड के अंदर ये किस फॉर्म में जाता है, स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में जाता है।
ये साइकिल थी, आपको सिर्फ पूछा था इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है। तो ये जब हमें इन्फेक्ट करता है इतने पूरे साइकिल के अंदर, इसके अंदर से इन्फेक्शियस स्टेज था हमारा स्पोरोजोइट था, जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। वो एट द टाइम ऑफ बाइटिंग वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, वही इन्फेक्शियस स्टेज होता है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको टाइफाइड का बताना है, सैल्मोनेला टाइफी है, विडाल टेस्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। इन विच डिजीज दस मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल्स। इन्फ्लेमेशन किसका? ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेमेशन कहां देखा जाता है? बिकॉज ऑफ एन मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट की वजह से यहां पर कौन सा मॉस्किटो आ जाता है? एडीज मॉस्किटो आ जाता है। याद रखो, एडीज मॉस्किटो होता है जिसके बाइट से विशेरिया बैनक्रॉफ्टी, विशेरिया मलई, ये सारे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये पैथोजन की वजह से क्या होता है हमारे अंदर एलिफेंटाइसिस, या फिर इसको हम कहते हैं फिलेरियासिस। फिलेरियासिस ये कंडीशन देखी जाती है, इसको हम एलिफेंट फुट के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम एलिफेंटाइसिस। यहां पर क्या होता है, जितने भी पैर के लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहां पर। यही कंडीशन है एस्कैरियासिस, एस्कैरियस वॉर्म से होता है। अमीबाइसिस, अमीबिक डायसेंट्री अलग है, रिंग वॉर्म डिजीज बहुत अलग है, इचिंग वगैरह देखा जाता है। एलिफेंटियासिस इज द ओनली कंडीशन जहां पर लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये चारों में से वही ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not sexually transmitted disease। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारा क्या है? एड्स। एड्स पता है हमको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सबको पता है, HIV वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस भी कैसा है? ठीक है, STI के अंदर आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ट्राइकोमोनासिस वी ऑल नो, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, ये भी क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर आता है। सो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस एज द नेम सेज। देखो, सिफेल मतलब होता है हेड, सिफेल मतलब क्या होता है? हेड, ठीक है। ये सिफेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है हेड। इंसेफेलाइटिस मतलब हेड, मतलब जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है उसके अंदर क्या हो गया है, जहां पर भी वर्ड आइटिस लग जाए, आर्थराइटिस या फिर यहाँ पर कह सकते हो आप बहुत सारे जैसे आर्थराइटिस हो गया या फिर लेरेंजाइटिस हो गया, ये सारे जो कंडीशंस होती है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया, यहाँ पर इसका आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब होगा? इन्फ्लेमेशन। तो आपका जो ये है इंसेफल, मतलब कि आपका जो ब्रेन है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये होता है टिक्स या फिर मॉस्किटो के बाइट से होता है। यहाँ पर अगेन ये एक वायरल कंडीशन है, जो वायरस के हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ठीक है ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है, इसी को हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस, एंड दिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन व्हाट। अब देखो, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो हमने देखा, अमीबा डायसेंट्री के अंदर ये ठीक है बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है, एंटामीबा। अब इसके अंदर आप देखो तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा कोलॉन, इसके अंदर सिर्फ नहीं वो एक्टिव फॉर्म होता है, इसका एक्टिव फॉर्म जो है एरिथ्रोसाइट्स में भी देखा जाता है। अब मैं ये चीज मानती हूँ आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि पीवाईक्यूज में दिया है आप लोग कर लो। ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। फूड इन इंटेस्टाइन, इधर भी नहीं उसका एक्टिव फॉर्म होता, ब्लड में भी नहीं होता, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर होता है, मतलब आरटीसीज के अंदर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ कोलॉन के अंदर इसके एक्टिव फॉर्म देखे जाते हैं, ठीक है। ईच डिजीज विद इट करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। अभी टाइप ऑफ वैक्सीन किसके अंदर कैसी होगी, इसको याद रखने का आपके पास भी देखो एक तरीका, ये आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। या तो आप सिंपली क्या करो, याद कर लो, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके का बैक्टीरिया यूज करते हैं, इसके अंदर एटेन्यूएटेड वायरस होता है, एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया होता है, इस तरीके से आप याद कर लो। या तो फिर आप इतना याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल पोलियो है, ठीक है, पोलियो किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया या फंगस से तो नहीं होता है, पोलियो होता है फ्रॉम वायरस, ठीक है। तो हमें ये चीज पता है कि पोलियो वायरस से होता है। वायरस वाले कितने ऑप्शन दिए, ये तो बैक्टीरिया का, ये तो बैक्टीरिया का, यहाँ तो टॉक्सिन की बात की गई है, वायरस तो सिर्फ एक ही में दिया गया है, हार्मलेस वायरस, ठीक है। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया है, मैंने इसके अंदर ओके टाइप नहीं हुआ है यहाँ पर ऑप्शन, लेकिन आपको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप क्या करोगे, हार्मलेस बैक्टीरिया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया यूज किया जाता है। हार्मलेस का मतलब हो गया कैसा बैक्टीरिया? एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है बेटा
इसका समझो आपने हाथ पैर काट दिया है, ये रह तो रहा है, लिविंग तो है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। ये कैसे हम इसका एटेन्युएशन करते हैं? एटेन्युएशन होता है बाय मीन्स ऑफ सम केमिकल चेंजेस। उसके जो लाइक सेल वॉल है उसके अंदर के हम बहुत सारे केमिकल ऐसे चेंजेस लेकर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा इंटेंसली एक्ट नहीं कर पाता, तो इसे हम कहते हैं एटेन्युएशन करना। तो हार्मलेस बैक्टीरिया हमने इसके वैक्सीन के अंदर डाल दिया है, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस। वुपिंग कफ जो होता है दिस इज बिकॉज ऑफ बॉर्डिटेला। यहाँ पर जो है बॉर्डिटेला पर्टुसिस इस बैक्टीरिया का नाम है और यहाँ पर हम किल्ड बैक्टीरिया यूज करते हैं। डिप्थेरिया इज बिकॉज ऑफ टॉक्सिन जिसको हम कहते हैं कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, ठीक है, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, ठीक है, डिप्थेरिये। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। और पोलियो के लिए ऑफकोर्स पोलियो वायरस है तो हम यहाँ पर हार्मलेस वायरस इस आंसर को करेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या बनता है? ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बन जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि हार्मलेस बैक्टीरिया। बी का आ जाएगा 3 किल्ड बैक्टीरिया। और डिप्थेरिया के अंदर हम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यूज करते हैं और पोलियो के लिए ऑफकोर्स पोलियो वायरस यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन सही बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज which of the following, 8th question is which of the following endoparasites of humans show viviparity? viviparous कौन सा होता है? हमें पता है oviparous जो एग ले करते हैं और viviparous जो डायरेक्ट लार्वे को या फिर अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं। एंटेरोबस वर्मिकुलारिस, हमको पता है एंटेरोबस वर्मिकुलारिस क्या है? पिन वॉर्म है। अब ये जो पिन वॉर्म होता है ये क्या करता है? एग ले करता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिकिनेला स्पाइरलिस के बारे में। ये चारों ही जो नाम दिए हैं राउंड वॉर्म्स के दिए हैं, लेकिन ये चारों के चारों राउंड वॉर्म्स ओविपेरस वो जरूरी नहीं है। ट्रैकिनेला स्पाइरलिस ये आपको मिलता है, ये होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है, इनका आधा लाइफ साइकिल पिग के अंदर चलता है, आधा ह्यूमन बॉडी के अंदर चलता है। तो ये जो होता है ये डायरेक्ट लार्वे को बर्थ करता है, इट लेज लार्वे एंड नॉट एग्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। एस्कैरिस लंबरिकॉइड्स, हमको पता है एस्कैरिस के एग्स होते हैं, कंटामिनेटेड एयर और अनकंटामिनेटेड वाटर से फैलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एंसाइलोस्टोमा ड्रॉर्डिनाले, ये हमको पता है एंसाइलोस्टोमा, ये जो राउंड वॉर्म होता है इनफैक्ट ये भी एग ले करता है। सो दिस इज not the correct option. The correct option is option B. Moving on to the next question, question number 9. अब यहाँ पर आपको पूछा which of the following disease caused by protozoan? प्रोटोजोन से होता है, मतलब हमको बताना है यहाँ पर कौन सा मोनेरा किंगडम का जो प्रोटोजोन वाला पार्ट है बैक्टीरिया से होता है बेसिकली। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको बताया है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरल कंडीशन है, ये नहीं हो सकता। बेबिसायोसिस टिक्स की वजह से होता है, ठीक है, ब्लैक लेग टिक्स ऐसे नाम दिया है उनकी वजह से होता है। या ना तो क्वेश्चन में दिया है ना तो इस पे से क्वेश्चन आने वाला है। ब्लास्टोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, फंगस की वजह से होता है। फंजाई किंगडम यहाँ पर आ जाता है। सिफिलिस जो है हमको पता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब ये जो है आपके सिलेबस के अंदर का पार्ट है तो आपको ये कर लेना चाहिए, ट्रिपोनिमा पैलिडम, और ये एक प्रोटोजोन है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. ये चीज बिल्कुल सही है। The term contagium vivum fluidum was coined by M.W. Bejernik. ये सब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको ये जो होते हैं वायरस की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे आइवानोस्की, ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि जो वायरॉइड्स है वो डिस्कवर हुए बाय टीओ डाइनर, ठीक है, ये नाम आपको, ठीक है, इन योर एनसीईआरटी दिया है, आपको याद भी होगा। ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। बट ये क्वेश्चन आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कैसे आया, आई डोंट नो। ओके, अस्थमा मे बी रिलेटेड। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड विथ व्हाट? हम सबको पता है अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन होती है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। देख लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। बैक्टीरिया का कोई लेना देना नहीं है। अस्थमा आपको याद रखना है, अस्थमा इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, बिल्कुल सही। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, बिल्कुल नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, नहीं। निमोनिया होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द लंग्स, यहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, दिस इज एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय व्हाट? ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कैरिस, ये बिल्कुल सही चीज है। ये हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ईटिंग इम्परफेक्टली कुक पोर्क, नहीं, ये एक बहुत ही डिफरेंट कंडीशन है जहां पर इम्परफेक्टली कुक पोर्क के थ्रू डिजीज होती है, आपको नहीं दिया है। सीसी फ्लाई से भी नहीं होता है। मॉस्किटो बाइट का, ठीक है, एस्कैरियासिस से कोई लेना देना नहीं है। फिलारियासिस में देखा जाता है, ठीक है, चिकुनगुनिया के अंदर देखा जाता है, और आपका जो मलेरिया है उसके अंदर देखा जाता है। मलेरिया के अंदर एनोफिलीज मॉस्किटो आ गया, ठीक है। मलेरिया के अंदर क्या आ गया? देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय बाइट होता है, बाइट ऑफ व्हाट? एनोफिलीज मॉस्किटो कैसी होती है? ये फीमेल होती है, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। दूसरा आ जाता है फिलारियासिस जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से। और तीसरा है यू हैव चिकुनगुनिया या फिर डेंगी या फिर चिकुनगुनिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है? चिकुनगुनिया,
ठीक है। ये जो होता है दिस इज बिकॉज ऑफ एडिस मॉस्किटो। ये तीनों नाम आपको याद रखते हैं। मॉस्किटो बाइट का एस्कैरियासिस से लेने देना नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरियस, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई दी, ओके 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइट वेयर विशेरिया बैंक्रॉफ्ट इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। नॉर्मली कहां मिलता है ये? देखो सिंपल क्वेश्चन, आपको 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगर इन्फेक्ट करता है तो वो कहां मिलेगा, मतलब कि इस पूरे इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स को ही वो अफेक्ट कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, मसल्स का नहीं लेना देना है, ब्लड वेसल्स और स्किन बिटवीन द फिंगर्स नहीं लेना देना है। विशेरिया बैंक्रॉफ्टी ये आपको लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मिलता है, आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। मोटाइल ज़ायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, अब मोटाइल कौन से स्टेज के अंदर हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन लीवर नहीं, आरबीसी नहीं, तो यहाँ पर गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज हो जाता है। आपको ये एग्जैक्ट लाइन नहीं दी गई है कि मोटाइल ज़ायगोट बताओ या फिर ठीक है मोटाइल पार्ट बताओ इसका, लेकिन आपको ये आप ठीक है बता सकते हो फीमेल गट ये एनोफिलीज के गट में से होता है, वो इस तरीके से बता सकते हो क्योंकि आपकी लाइन में ये दिया है कि गट से लेकर सलाइवरी ग्लैंड्स तक वो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल तभी करेंगे जब वो मोटाइल होंगे, राइट। तो ये आप लगा सकते हो। दूसरी चीज, जाइगोट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन गट में हो रहा है और गट के पास से ही तो वो मोटाइल हो जाते हैं, तभी सलाइवरी ग्लैंड्स तक रीच कर पाते। सो गट ही सही आंसर होगा अगर आप कैंसिलेशन सही से लगाओ तो, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट व्हाट? टाइफाइड फीवर। वापस से क्वेश्चन आया है विडाल टेस्ट टाइफाइड के ऊपर, बहुत सालों से क्वेश्चन आ रहा है। दिस वाज योर क्वेश्चन 15। फिर आ जाता है 16th क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, ठीक है। ये देखो ये वाली जो चीजें होती है ना, ये याद रखने वाली चीजें होती है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता सकती अभी मलेरिया के अंदर क्यों नहीं आएगा, डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्यों नहीं आएगा, ये याद रखने वाली चीजें हैं। आपको सिर्फ याद रखना है टाइफाइड फीवर हुआ, आपको विडाल टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा टाइफाइड है या नहीं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, निमोनिया कैसा होता है? निमोनिया कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। whereas कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। कॉमन कोल्ड का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है। यहां पर आ जाते हैं आपके राइनोवायरसेस। राइनोवायरसेस वो ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड मतलब कि इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं। तो और ये अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम देते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, whereas common cold has no effective vaccine. Pneumonia is caused by virus, whereas the common cold is caused by bacteria Haemophilus influenzae. ये wrong हो जाता है। Haemophilus influenzae pneumonia causing agent है। Pneumonia pathogen affects alveoli, whereas the common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs. अब यहाँ पर देखो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ए तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोला है। सी इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे Haemophilus influenzae का नाम दिया है। तो लाइव एटेन्यूएटेड नहीं होते हुए यहाँ पर डेड या फिर इनएक्टिव इस तरीके का वर्ड होना चाहिए था। इनएक्टिव है वो बिल्कुल, ठीक है। और वैसी वैक्सीन इसके अंदर यूज की जाती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये एल्वियोलाई को एक्ट कर रहा है निमोनिया के अंदर, लेकिन इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड आपका नोज और नेजल पैसेज रेस्पिरेटरी पैसेज एक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 4 स्टेटमेंट बताओ, इसके अंदर से कितने रॉन्ग है वो बताना है। कोलेस्ट्रॉल इज रिकमेंडेड फॉर द न्यूबॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजेंस। फ्लो में पढ़ लिया, इसको राइट टिक कर दोगे, इसको काउंट नहीं करोगे रॉन्ग में, बिल्कुल रॉन्ग है ये। एंटीजेंस नहीं होते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। कौन सी एंटीबॉडीज देखी जाती है कोलेस्ट्रॉल के अंदर? IgA देखी जाती है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चिकुनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल लेयर होता है वो थिक होता है, वो पर्पल स्टेन हो जाता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो थोड़े पिंक रेडिश कलर के स्टेन होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है थिन होता है। चिकुनगुनिया ग्राम नेगेटिव से होता है, जरूरी नहीं है, ग्राम पॉजिटिव से भी हो सकता है। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स, बिल्कुल करेक्ट है। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस, ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये नॉन डिस्टिलेटेड पार्ट में आ जाता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 बी। तो तीनों भी रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ओके। वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट? मलेरियल पैरासाइट आपको कहाँ मिल जाएगा स्पोरोजोइट्स? अब देखो यहाँ पर सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, ये सही है, स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्प्लीन में नहीं मिलेगा। सलाइवा फ्रेशली मोल्टेड नहीं, फ्रेशली मोल्टेड ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्रेशली मोल्टेड मतलब आपका जो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल होता है ना, वहां पर आप देखोगे कि जो बेबी मॉस्किटो होता है ना, वो पहले उसके पास में एक एक्सोस्केलेटन होता है जिसको वो शेड ऑफ करती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग, ठीक है। तो जैसे इसने मोल्टिंग किया उसके बाद में इसने उड़ना चालू किया, तो वो एकदम फ्रेशली न्यूली एडल्ट हुई है वो, तो वहां पर वो इन्फेक्टेड हो जरूरी नहीं है। वो इन्फेक्टेड तभी होगी जब वो कोई इन्फेक्टेड वायरस लेगी, और वायरस वो तभी लेगी जब वो कोई ब्लड सक करेगी, उसके लिए उसका एडल्ट होना जरूरी है। और जो फ्रेशली मोल्टेड है उसने कभी सक ही नहीं किया है ब्लड, तो ये कैसा हो गया? मोल्टिंग होने के फौरन बाद में वो जो है इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर नहीं मिलेंगे। स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमंस में भी हमने नहीं पढ़ा है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ ह्यूमंस सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, स्पोरोजोइट्स वहां पर नहीं मिलते, वहां पे मिरोजोइट्स मिलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोजोइट्स कहां मिलते हैं, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट स्टेज इसका
सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, हर एक वर्ड आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज बोला है या नहीं, क्योंकि आगे एक ऑप्शन आएगा वहां पे मेल एनोफिलीज लिखा है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 19, नाउ 20th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस। आपको बताना है कौन सा पैरासाइट है। फीमेल एनोफिलीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस। देखो ट्रू सेंस बोला है, ट्रू सेंस बोला है, क्या बोला है? ट्रू सेंस मतलब एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में बात करना है, ठीक है। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस, ये कोई पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट का मतलब वो होता है कि उसके बिना उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकता। हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर। देखो यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि ब्लड सक करे, बाइट्स एंड ब्लड सक, तो ये इसके अलावा बॉडी के अलावा भी बहुत जगहों पर रह सकती है, ठीक है। ये बॉडी से सिर्फ ब्लड सक करती है, वो पैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं हुआ। पैरासाइट का एग्जाम्पल हेड लाउस। हेड लाउस इज नथिंग बट लाइस। लाइस जो हमारे स्कैल्प में मिलती है और वो क्या करती है, वहां से ब्लड सक करती है और वहां पर ही एग ले करती है और यंग वंस को बर्थ करती है। तो ये आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कक्कू दैट इज कोयल लेज इट्स इन द क्रोज नेस्ट, ये कोई पैरासाइट नहीं है क्योंकि ये बॉडी को हार्म नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ व्हाट। माइक्रोस्पोरम जो है ये आपका फंगल है, फंजाई है, किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है। टीनिया एनिमल किंगडम को है। विशेरिया फिलेरियल वॉर्म अगेन एनिमल किंगडम के अंदर आता है। राइजोपस मोल्ड, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं या फिर ब्रेड फंगस भी कहते हैं, ये जो है आपका फंजाई किंगडम को बिलोंग करता है। एस्केरिस अगेन राउंड वॉर्म है, एनिमल किंगडम का है, तो ये सेम किंगडम को बिलोंग करता है, ऐसा पूछा है, तो ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यहां पर बोला पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। सेम क्वेश्चन है, 22 हो जाएगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। 2011 का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे बताना कि आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है डिजीज का विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब आपको यहाँ पे डिजीज जितने चारों दिए हैं वो सारे आपको आने चाहिए थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी आता तो आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। विद इंस्पायर्ड एयर नहीं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बिल्कुल करेक्ट है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। एलिफेंटाइसिस वेस्टेरिया बेंक्रॉफ्टी बिल्कुल करेक्ट है। इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड ना, मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो यहाँ पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बिल्कुल सही है। बाइट ऑफ मेल, देखो अब ये क्वेश्चन में आप रॉन्ग करके आ सकते थे, मेल नहीं फीमेल मॉस्किटो, तो ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आती है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ आ रहा है और डाउट सॉल्व हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये ऐसी सीरीज जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब ये किसके ऊपर काम करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। बैक्टीरिया से कॉज ही नहीं हो रहा है कॉमन कोल्ड, तो वो बैक्टीरिया से कॉज ही नहीं हो रहा है तो कॉमन कोल्ड को ठीक कैसे करेगा? कॉमन कोल्ड कॉज करने वाले राइनोवायरसेस होते हैं, तो उन्हें हमें एंटीवायरल कुछ देना पड़ेगा जो वायरस के अगेंस्ट काम करे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉज्ड बाय अ वायरस, बिल्कुल सही। कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रॉन्ग हो जाएगा। नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी रॉन्ग है। इन्फेक्शियस तो है, वायरल इन्फेक्शन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, और बाय द वे इसका पूरा पीडीएफ एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में, सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और इसका सोल्यूशन वाला ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। विडाल टेस्ट 24th क्वेश्चन, ये कहां पर है? 2010 का क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? टाइफाइड, याद रखना है। रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय व्हाट? रिंग वॉर्म्स इन ह्यूमंस, 25th क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय फंजाई, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। रिंगवॉर्म किस वजह से होता है? फंगस होता है, फंगल इन्फेक्शन है ये। निमाटोड नहीं है, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से भी नहीं है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रेडीमेड एंटीबॉडीज आपने लगा दी, मतलब बॉडी को बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो गई है, वो सीधा जाके अपना काम करेगी। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, नहीं, रॉन्ग है। आपके पास में जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो अपने पूरे एक्टिव फॉर्म में बेस्ट कंडीशन में काम करने के लिए टाइम लेती है। उसके लिए पहले वो प्राइमरी रिस्पांस में जाती है, और प्राइमरी रिस्पांस बहुत ही स्लो और थोड़ा सा वीक रिस्पांस होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव रिस्पांस जो है ये, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। फीटस रिसीव्स एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि मदर से भी उसको मिलती है कुछ एंटीबॉडीज, और वो पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट हो गई क्योंकि वो डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रही है।
एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन या कोई पैथोजन आ जाता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और इसी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो बी है और वही आपको पूछा था। तो 26 क्वेश्चन सही है, हो गया। और 27 में देखो क्या पूछा है, ह्यूमंस हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, स्टिल इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखो क्यों हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास में इनेट इम्यूनिटी होती है, ऑल दो हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स आता है विद टाइम। क्यों हमारे पास में पहले आ जाती है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड यूज डिफरेंट मैक्रोफेजेस, नहीं। इनेट इम्यूनिटी प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फॉर माउंटिंग फास्ट, नहीं। हैज नेचुरल किलर सेल्स विच फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉयज माइक्रोब्स, ये सही है। ठीक है, हमारे पास में इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, ये नेचुरल किलर सेल्स इसके पास में होते हैं, ये फैगोसाइटोस और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे होते हैं। मतलब जब तक कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन या फुल फ्लेज्ड फाइट नहीं स्टार्ट कर देती, उसके पहले उसके पास में एक इनेट इम्यूनिटी होती है। इनेट मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी, जैसे कि फिजियोलॉजिकल फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स आ जाते हैं, ये सारे जो होते हैं मल्टीपल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही बच्चे के पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये क्यों हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके पास में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी आएगी, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनेट कहते हैं, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल येलोविश फ्लूइड secreted by mother during initial stage of lactation very essential to inborn because it contains what, immunoglobulin A, IgA इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या होता है, IgA एंटीबॉडीज होती है। IgA इज इम्यूनोग्लोबिन। आपके पास में देखो 5 तरीके के देख जाते हैं, IgG, इस तरीके से आप लोग याद रखो इसको, गेम डी। ठीक है, IgG गेम डी, गेम डी, इसके अंदर से जो ए वाली है वो मिल्क के अंदर मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्हाट विच इज द, ठीक है 28 क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अब यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर समझो फॉर एग्जाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, कोई एक XX ठीक है एक इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी का क्या, उसके बॉडी के अंदर ठीक है किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है। अब उसका बॉडी जो है किडनी ग्राफ्ट, जो न्यू किडनी लगाया है उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं, उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट क्यों करेगी और उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके अंदर क्या आ जाते हैं, किलर सेल्स आ जाते हैं, हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं, हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं, टी सेल्स हो गए, हेल्पर टी सेल्स हो गए, मेमोरी टी सेल्स हो गए, और रेगुलेटरी हो जाते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी हो जाते हैं, रेगुलेटरी जो रिस्पॉन्स को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, और मेमोरी टी सेल्स जो कि याद रखते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए पूरी तरीके से रेडी करते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट, वी विल कॉल दैट एज ओके मेमोरी टी सेल्स। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 टाइप के सेल्स आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती है ये कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसको हेल्प करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। ये खुद से कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। इसके अंदर ये 4 टाइप के सेल्स देखे जाते हैं, जैसे क्या हो जाता है, TH सेल्स, TK सेल्स, TK सेल्स, ठीक है, TR सेल्स, इस तरीके के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है तो ये टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स होता है। अब टी लिम्फोसाइट का जो रिस्पॉन्स होता है इसी को हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, दैट इज CMI, सेल मीडिएटेड। और जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो वाला कौन सा रिस्पॉन्स हो जाता है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं उसको। तो ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर कौन सा आ जाएगा, बी लिम्फोसाइट आ जाएगा। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या हो गया, हमारी बॉडी जो होती है सेल पर अटैक करती है। जब किडनी ग्राफ्ट जो है ये नॉन सेल्फ सेल है, नॉन सेल्फ सेल मतलब हमारी बॉडी का पार्ट नहीं था, ये बाहर से आया हुआ पार्ट था, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ऑटो इम्यून के अंदर तो सेल्फ सेल पर अटैक होता है। इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, सेल मीडिएटेड करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th हो गया। अब 30th क्वेश्चन देखो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल इन सच रिजेक्शन। सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा है कि कोई भी ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी भी टिश्यू या फिर ऑर्गन का, तो वहां पर क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेंस देखा जाता है। सेल मीडिएटेड होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ह्यूमरल नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, ऑटोइम्यून नहीं होगा। फिजियोलॉजिकल के अंदर आपके जो है स्टमक के अंदर का एसिड हो जाता है, टीयर्स हो जाते हैं, सलाइवा हो जाती है, सारे फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं, ये इनेट होता है। माल्ट, ठीक है, माल्ट के अंदर क्या देखा जाता है, 50% कंस्टिट्यूट करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। माल्ट क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू,
हमारे जितने भी गट एलिमेंट्री कैनाल है वहां पर म्यूकोजा प्रेजेंट है, म्यूकोजा की लेयर होती है। उसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, वहां पर म्यूकोजा की लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके के जहां जहां पर भी हमारी बॉडी के अंदर म्यूकोजा के अंदर म्यूकोजा का जो लेयर प्रेजेंट होता है वहां पर ही लिम्फॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ये काम करता है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो ये तो है हमारी बॉडी की पूरी लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट हो गया, इसोफेगस है, फिर उसके बाद में स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है वहां पर। उसके बाद में मिलता है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जैसे कि आपका पूरा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया वहां पर। तो इस तरीके से ये पूरी बॉडी में से 50% लिम्फॉइड टिश्यू को ठीक है कंट्रीब्यूट करता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 32 क्वेश्चन क्या है, हाई वर्टिब्रेट्स इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इफ दिस इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी एंड अटैक सेल्फ सेल्स। सीधा क्वेश्चन यहां से आया है, इफ द इम्यून रिस्पॉन्स विच नोज the difference between self and non-self cells if start to attack the self cells then it leads to what, allergic response? नहीं, allergic एक hypersensitive या फिर we can say exaggerated response, graft rejection नहीं, graft rejection के अंदर खुद non-self cells यूज होते हैं, non-self cells या फिर organs यूज होते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका। एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है यहां पर। अगर सेल्फ सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दे दैट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज 33 क्वेश्चन कहता है एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज मतलब कि जो पूरी तरीके से रेडी है किल करने के लिए, परफॉर्म्ड। वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी, इसके अंदर क्या आ जाएगा देखो, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज नहीं, गामा ग्लोब्यूलिन नहीं, एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, एटीन्यूएटेड होते हैं या फिर एक्टिवेटेड होते हैं, वहां पर हम हार्मलेस लिखते हैं। हार्मलेस हमने ऊपर देखा था, हार्मलेस वायरस यूज किया गया था। हार्मलेस है लेकिन लिविंग है। हार्मलेस क्यों है? क्योंकि उसका जो सेल वॉल का लेयर था वहां पर जितना भी उसके पास में इंटेंसिफाई करने के लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं ना उसको हमने किल कर दिया, उसके अंदर हमने चेंजेस लेकर आ गए, केमिकल चेंजेस लेकर आ गए, जिसकी वजह से अब वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पाएगा। वो लिविंग तो अभी भी है लेकिन वैसे अटैक नहीं कर पाएगा जितना वो फुल फ्लेज एक्शन में अटैक करता है। तो यस, एटीन्यूएटेड पैथोजेंस यहाँ पर यूज होंगे, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड पैथोजेंस आप नहीं लगाओगे, एक्टिवेटेड पैथोजेंस वैक्सीन के अंदर डालोगे तो ऑफकोर्स पोलियो हो जाएगा। हार्वेस्टेड भी नहीं यूज किए जाते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन्स मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आता है, मतलब कि एंटीबॉडीज आ जाती है। आप वैक्सीन में एंटीबॉडीज नहीं देते हो, आप वहां पर या तो वायरस देते हो या तो फिर कोई भी तरीके का पैथोजन देते हो, लिविंग और डेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स डज कंसिडर लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। देखो, अगर सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज, देखो मेजर डेफिशिएंसी, एंटीबॉडीज बन ही नहीं रही है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। आपको अगर ठीक है ऐसा लग रहा है कि कोई पेशेंट है उसके अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मतलब कि जो एंटीबॉडीज है वो बिल्कुल ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो आप कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट दोगे? सीरम एल्ब्यूमिन नहीं दोगे, क्योंकि सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये एल्ब्यूमिन जो कि एक आपका सीरम के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो हमें मिल जाएगा, तो वो नहीं होता है। तो एल्ब्यूमिन को हमको नहीं काउंट करना है यहाँ पे। हीमोसाइट्स मतलब आपके ब्लड सेल्स हो जाते हैं, व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स, वो भी हमें नहीं देखना, हमें यहाँ पे देखना है क्या, एंटीबॉडीज देखना है। तो सीरम ग्लोब्यूलिन्स ये करेक्ट है। ग्लोब्यूलिन्स क्या है आपके, वो प्रोटीन्स है जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं। फिब्रिनोजेन इन प्लाज्मा, फिब्रिनोजेन अलग एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन है विच हैज नो रोल इन इम्यूनिटी। तो ये सीरम ग्लोब्यूलिन्स आपके वो टेस्ट हो जाते हैं जहां से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू व्हाट, सीधा सा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, इस वजह से होता है ये टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। बी लिम्फोसाइट्स क्या कराती है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कराती है, जहां पर ये क्या करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कह दो, ये क्या करवाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। सेल मीडिएटेड के अंदर आपके हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स ये सारे आ जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं ठीक है फैगोसाइटोसिस करने का, किल करने का, दूसरों को बताने का कि नाउ इन्फेक्शन हैज स्टार्टेड इन द बॉडी एंड वायरस डिटेक्ट हुआ है, बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है, ये सब बताने के लिए हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स हो जाते हैं, ये कोई इम्यूनिटी नहीं देता है, एरिथ्रोसाइट भी नहीं देगा। तो यस, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं आता है, सेल मीडिएटेड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द टू एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच्ड विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देखो यहाँ पे बताया है कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब वो करेक्टली मैच है अपने टाइप ऑफ इम्यूनिटी के साथ में। देखो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये सेल्यूलर बैरियर्स के साथ में आ जाते हैं क्या, तो ये दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो एंटी टेटनस, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन ये भी रॉन्ग हो जाता है। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज फिजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड HCl इन स्टमक, देखो HCl इन स्टमक ये एसिड हो जाता है, ये फिजियोलॉजिकल है, लेकिन जो म्यूकस कोटिंग है ठीक है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का, ये फिजिकल बैरियर है। म्यूकस कोटिंग कैसा है, फिजिकल बैरियर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। यस,
सो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है, जहां पर हम सेलुलर बैरियर्स देखते हैं, पीएमएनएल्स। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, पीएमएनएल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज WBC, इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ठीक है, और क्या आ जाते हैं, एंड मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सेलुलर बैरियर्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, 37, 38, 39 क्वेश्चन देखो, which of the following statements correct with respect to immunity? Preformed antibodies need to be injected to treat the bite by a viper snake. इसके अंदर से करेक्ट बताना है। ये बिल्कुल सही है, स्नेक बाइट हुआ है, वाइपर स्नेक है। ठीक है, बाइट किया है उसने, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट। देखो स्मॉल पॉक्स का पैथोजन है, यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवानी है। कोई भी पैथोजन हो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम टी लिम्फोसाइट का है ही नहीं। किसका काम है, बी लिम्फोसाइट का। कौन सी इम्यूनिटी देता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स देता है, तो ये रॉन्ग हो गया। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स। यहां तक का स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही था, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन 4 लाइट चेन्स नहीं होते। इसका ऑप्शन, इसका जो फॉर्मूला वीकेंड से बनता है वो इसी तरीके का बनता है, H2L2, मतलब हैवी चेन्स 2 होती है, लाइट चेन्स 2 होती है, 4 लाइट चेन्स नहीं होती। रॉन्ग हो गया। रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए सेल मीडिएटेड होती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डन बाय टी लिम्फोसाइट। तो बी का रोल नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू प्रिवेंट टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आपके टीयर्स आ जाते हैं, सलाइवा आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर सलाइवा आ जाएगा, टीयर्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, और एसिड इन स्टमक। ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करोगे? फिजिकल बैरियर एक गेट की तरह बना हुआ है वो। ठीक है, किसकी तरह बना हुआ है, गेट की तरह बना हुआ है, कि यहां से आपको पार होने ही नहीं देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपका स्किन आ जाता है, म्यूकस कोटिंग, एपिथेलियम, ये सब आ जाता है। सलाइवा, टीयर्स और एसिड, यहां पर क्या हो रहा है ना, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो एंटर तो कर रहा है, लेकिन उसको हम किल कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी के जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो एंटीजन किल करते हैं, तो एंटीजन किलिंग प्रॉपर्टीज वही हमारे टीयर्स के अंदर होती है। और एसिड कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उधर ही मार देता है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल हो जाते हैं। फिजियोलॉजी ये वर्ड जहां पर भी आ जाता है, वहां पर हम मैकेनिज्म की बात कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ एनी मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर दिखता है, फिजिकली होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब यहाँ पर केमिकल चेंजेस होंगे, रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से वो किल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आप ये सब पढ़ते हो। ठीक है, तो टीयर्स आ जाता है, एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, फिजिकल बैरियर है। मोनोसाइट्स, पीएमएनएल्स के अंदर आ जाएंगे। स्किन अगेन फिजिकल बैरियर है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। ओके, अब 41 क्वेश्चन देखो। 41 क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। इफ ड्यू टू सम रीजन बी टी लिम्फोसाइट आर डैमेज, बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पैथोजन। सही बात है, डैमेज हो गए हैं तो नहीं कर पाओगे। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसके अंदर से। इन्फेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉजेज इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस। इंजेक्शन अगर आप लगा दोगे पैथोजन का, तो उसकी वजह से पैसिव नहीं होगी, आपकी बॉडी उन पैथोजेंस के लिए रिएक्ट करती है और एक्टिव इम्यूनिटी शो करती है, रिएक्ट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। और जहां पर भी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो एक्टिव इम्यूनिटी की तरफ जा रही है, तो ये पैसिव नहीं होगा। सर्टेन प्रोटोजन्स हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस होता है? ये HB वायरस, HBV ये वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि ये कॉज करता है। तो प्रोटोजोन्स नहीं हो सकता, वायरस, सर्टेन वायरस यहाँ पर कह सकते हो आप। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीविनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव नहीं। एंटीविनम आप दे रहे हो, वहां पर आप पैसिव इम्यूनिटी का यूज करते हो, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। 2016 का क्वेश्चन है, म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो इट विल एक्सेलरेट सेल साइकिल, ये तो करेक्ट है। आपको नॉट ट्रू पूछा है। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर। अब ये टेलोमेरेज इनहिबिटर क्या है? आपके जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब सॉरी एक्स क्रोमोसोम्स बोल रही हूँ, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसका एक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? सेंट्रोमियर। ऊपर और नीचे की तरफ जो एंड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं टेलोमियर्स। क्या कहते हैं हम इसको? टेलोमियर्स कहते हैं। अब ये जो टेलोमियर्स होते हैं, एंड वाला पार्ट होता है, जब भी यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ये एंड वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि यहाँ के जो जीन्स है कर्व्ड और लेंदी होने की वजह से समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वहां के जीन्स रेप्लिकेट ही ना हो, तो आपका जो आपका क्रोमोसोम है वो शॉर्टन होता जाएगा और वो जीन्स आपके वेस्ट होते जाएंगे। इसको
प्रिवेंट करने के लिए आपके पास में टेलोमेरेज होता है। टेलोमेरेज एक वो एंजाइम होता है, टेलोमेरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि एंड के पास में जो टेलोमियर्स के पास में के जो जीन्स होते हैं उसको रेप्लिकेट करता है। वो जीन्स को लंबा मतलब यहाँ पर सपोज करो A B C इस तरीके के जीन्स प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको ये रेप्लिकेट करता हुआ 3-4 कॉपीज लेके आ जाएगा, ताकि अगर कॉपीज बढ़ गई तो चलेगा, लेकिन आपकी घटनी नहीं चाहिए, आपके पास में कॉपीज इसकी डिलीट नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए टेलोमेरेज ये काम करता है। तो म्यूटेशन अगर हो जाएंगे तो टेलोमेरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि आपका जो टेलोमेरेज को इनहिबिट करने वाला जो चीज है वो इनहिबिटर जो है जो इसे सही तरीके से वो नहीं करता, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अब टेलोमेरेज कंटिन्यू काम करता रहेगा, इनहिबिट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसका इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो वो कंटिन्यूस काम करता रहेगा, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेशन उसका चलता ही रहेगा एंड इट विल लीड टू व्हाट अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये भी आपका म्यूटेशंस हो गए तो ठीक है कैंसर के अंदर देखा जाएगा। म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, सही है, सेल कंट्रोल छूट जाता है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, टेलोमेरेज प्रोडक्शन ही बंद करवाता है क्या? नहीं, टेलोमेरेज का प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पर कैंसर नहीं होगा। तो म्यूटेशंस की वजह से इनहिबिट नहीं होता है, उल्टा जो टेलोमेरेज का इनहिबिटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन क्या कहता है, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। एड्स कॉज करने वाला जो HIV है, इसका क्या साइकिल हमने पढ़ा है। तो HIV क्या करता है, सबसे पहले ये हमारे मैक्रोफेज पर एक्ट करता है, वहां का जो भी DNA कंट्रोल है अपने अंदर ले लेता है, उसके अंदर मतलब DNA कंट्रोल पूरा पोजेस कर लेगा और उसी तरीके से फिर वहां पर क्या करेगा और बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस करवाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेज, जो उसको फेगोसाइटोसिस करने के लिए बना था, लेकिन उसी का ही DNA उसने क्या कर लिया, कंट्रोल में ले लिया। अब ये वायरस दूसरी जगह जाता है इन व्हाट, इन योर हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स के अंदर जाने के बाद में वहां का भी मशीनरी ये ठीक है कंट्रोल में कर लेता है और वहां पर से भी क्या हो जाएगा, हेल्पर टी सेल्स अब काम नहीं कर पाएंगे, वायरस देखेंगे वो, और उनका काम नॉर्मली नेचुरली ये होता है कि वो चिल्ला चिल्ला के बताए कि देखो हमारी बॉडी के अंदर वायरस डिटेक्ट हुआ है, वायरस देखा गया है, बैक्टीरिया देखा गया है, इन्फेक्शियस एजेंट देखा गया है। अब ये हेल्पर टी सेल्स काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मशीनरी इज टेकन अप बाय व्हाट, HIV। ओके, सो दैट वाज स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग व्हाट, हेल्पर टी सेल्स। सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स पर एक्ट करता है, ल्यूकोसाइट्स पर, WBCs पर नहीं एक्ट करता, थ्रोम्बोसाइट्स पर नहीं एक्ट करता, बी लिम्फोसाइट्स पर भी नहीं एक्ट करता। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। देखो 46th क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन, मतलब कि आपको बताना है कि इसके अंदर से STI कौन सा है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी STI है, आपको बताना है नॉट ट्रांसफर्ड। चिकुनगुनिया वायरस है, ठीक है, ये वाला जो वायरस होता है दिस इज ट्रांसफर्ड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका सीमेन नहीं है। यहाँ पर मॉस्किटो काम करते हैं, हमें तो पता है मॉस्किटो कौन सा मॉस्किटो होता है, वो एडिस मॉस्किटो होता है, राइट, एडिस मॉस्किटो होता है। तो इबोला वायरस अगेन STI है, सीमेन के थ्रू फैल सकता है, राइट। हेपेटाइटिस B वायरस हो सकता है, तो यस ये हो गया, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है, नॉट ट्रांसफर पूछा था। 47th क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स ऑफ एड्स आपको सबसे पहले कहाँ देखे जाते हैं, कब देखे जाते हैं, विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नहीं। एड्स के जो भी सिम्टम्स है आपको तब देखे जाते हैं जब आपकी बॉडी के हेल्पर टी सेल्स का नंबर एकदम ज्यादा कम हो जाता है। ऑलरेडी उसने सारे हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है, इट हैज टेकन अप द कंट्रोल ऑफ ऑल दी हेल्पर टी सेल्स, लेकिन उसके अलावा जितने भी हेल्पर टी सेल्स हैं पहले तो अपना काम करना बंद कर चुके हैं, वो पूरे किसके पावर के अंदर आ गए हैं, वायरस के पावर के अंदर आ गए, तो उनका काम हो गया है बंद। इस वजह से क्या होता है कि उनका काम जो था इन्फेक्शंस को बताना, इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में बताना, अब वो काम नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल जो ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी ओवरकम कर सकती है, उनको भी हमारी बॉडी ओवरकम करना बंद कर देती है। तो मतलब अभी छोटे छोटे इन्फेक्शन से जल्दी से कॉमन कोल्ड हो जाना, कॉमन फीवर्स हो जाने, चिल्स हो जाने, वीक हो जाना बॉडी, तो नॉर्मल छोटे मोटे वायरसेस से भी हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इट बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, इट बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो यस, तो 15 डेज का ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल्स, जैसी वायरस एंटर करता है होस्ट सेल्स के अंदर, नहीं। HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे TH सेल्स कम हो जाएंगे, उनका काम कम हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर वीक होने लगेगी बॉडी। इसके पहले तक आपको, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना इसका जो जो सिम्टम्स दिखाने का जो पीरियड होता है किधर किधर पे 1 ईयर हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है। 10 ईयर्स तक किसी को HIV उसको पता ही नहीं है, एंड मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया या फिर ड्रग एडिक्ट होते हैं तो वो फैलाते रहते हैं उस तरीके के वायरसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया होता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 15 दिन बाद या फिर सडनली हो जाएगा, नहीं। When the viral DNA is produced by reverse transcriptase, वायरल DNA प्रोड्यूस होने के बाद में भी नहीं होता है। जब हमारे TH सेल्स कम हो जाएंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी,
मतलब इसमें सबसे पहले जो हमारा मेन वॉचमैन होता है, जो इम्यूनिटी होती है, उसी पर एक्ट करता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स वेयर एज रिमेनिंग 3 आर। मतलब आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। 2012 का क्वेश्चन है। दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर वायरल न्यूट्रिएंट्स, ये चीज है। आपको नॉट अ प्रॉपर्टी बताना है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये भी सही है। मेटास्टेसिस कहते हैं इसको। व्हाट डू वी कॉल दिस एज, एक जगह नहीं रहते तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस। ठीक है, दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी चीज सही है। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो प्रॉपर्टी है जो कि हेल्दी सेल्स के अंदर देखी जाती है, जो एक नॉर्मल सेल के अंदर देखी जाती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब ये एक सेल है, इसने डिवाइड किया, 2 सेल में डिवाइड हो गई। ठीक है, ऐसे और डिवाइड हो गई। इसको जब समझ में आ गया कि अब जो है यहाँ पर इतने पूरे एरिया के अंदर अब जगह कम पड़ रही है, तो बोथ द सेल्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्योंकि जगह कम पड़ रही है, सेल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। द सेल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और इस वजह से दे गेट दिस रिस्पॉन्स कि अब क्या हो गया है, जगह कम पड़ रही है, बिकॉज वी आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, वी आर टचिंग ईच अदर। देखो यहाँ पर, ठीक है, जो सेल्स होते हैं एक दूसरे को, नाउ दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और इस वजह से वो अपना सेल साइकिल क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इसे ही हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब समझ में आया। अब ये चीज जो होती है कैंसरस सेल्स के अंदर से गायब हो जाती है। वो देख रही है कि इतनी सी जगह है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आ चुके हैं, उसको एक दूसरे के साथ में फुल फ्लैश कॉन्टैक्ट भी चालू है, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं रही अपना सेल साइकिल, बिल्कुल ही बेशर्म की तरह सेल साइकिल उसका चलता ही जा रहा है। तो ये सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो सेल की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, ये इसके अंदर से चली जाती है, दे लूज दिस प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है, जो कि ठीक है, इसके अंदर नहीं देखा जाता, कैंसर सेल्स में नहीं देखा जाता। ओके, अब इस क्वेश्चन पर आओ। इस क्वेश्चन को देखो, इट सेज, दिस इज 49th क्वेश्चन, व्हाट इज सेज, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स इन ऑप्शन 1 to 4 आर करेक्टली कैटेगराइज विद 1 एक्सेप्शन इन इट। मतलब आपको बताना है कि इसके अंदर जितने भी नाम दिए हुए हैं, ये जो नाम दिए हुए हैं, ये सही कैटेगरी में आते हैं, और इसके अंदर का एक जो भी नाम दिया हुआ है वो एक्सेप्शन में आता है, मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैटेगरी। ये सही है। कौन सा वाला इसके अंदर सही एक्सेप्शन बताया है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला आ जाता है, फर्स्टली वी हैव यूए, यूएजी और यूजीए। दिस इज फ्रॉम योर, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, ये सारे बिल्कुल सही है। और यूएजी एक्सेप्शन नहीं है, यूएजी खुद भी क्या है, स्टॉप कोडॉन है। सो ये ऑप्शन नहीं होता क्योंकि इसका एक्सेप्शन रॉन्ग है। आपको सही एक्सेप्शन पूछा है। कैंगरू, कोयला और वॉम्बैट, ये तीनों ही मार्सुपियल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर आते हैं। वॉम्बैट ऑप्शन रॉन्ग है, एक्सेप्शन में नहीं आता है वो। तो दिस इज ऑल्सो द केस, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। प्लाज्मोडियम, कस्कटा, ट्रिपैनोसोमा, ये तीनों को बोला है प्रोटोजोन पैरासाइट्स होते हैं, और इसके अंदर एक्सेप्शन देखो, कस्कटा जो होता है, दिस इज नॉट अ प्रोटोजोन पैरासाइट, दिस इज इटसेल्फ इज अ प्लांट। ये प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, तो इट इज अ प्लांट पैरासाइट है ये, ठीक है, प्लांट पैरासाइट है। कस्कटा एक्सेप्शन दिया है, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोन पैरासाइट्स के अंदर नहीं आता ना, एक्सेप्शन है वो। टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थेरिया, ये तीनों ही किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। और इसके अंदर का एक्सेप्शन डिप्थेरिया से दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50th क्वेश्चन, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स। सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं, जैसे ही हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम हो जाता है, उनका वर्किंग कम हो जाता है, HIV के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल, नहीं, तभी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। व्हेन वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तभी भी नहीं दिखाई देते। HIV रैपिडली इन हेल्पर टी सेल्स एंड डैमेजेस लार्ज ऑफ दीज, वेरी मच करेक्ट। 15 डे ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नहीं, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम AIDS, ठीक है, acquired immunodeficiency syndrome, which diagnostic technique will you recommend for its detection। इसके डिटेक्शन के लिए एक ही नाम आपको दिया है NCERT, एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। Which one of the following, okay, now this question was question number 51, next is 52। स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एड्स के रिस्पेक्ट में बताना है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर, नहीं, सलाइवा के थ्रू HIV पास नहीं होता है। शेयरिंग ड्रिंक्स एंड फूड विल नॉट कॉज HIV, विल नॉट कॉज एड्स। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्पेक्टेबल, बिल्कुल रॉन्ग है, दे आर एट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके गेटिंग सस्पेक्टेड विद HIV। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको करेक्ट पूछा है, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन,
बिल्कुल गलत है, 100% क्योरेबल है ही नहीं है। इसके जो सिम्टम्स है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक है लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हो, लेकिन दिस इज इनक्योरेबल। ओके, द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर्स हेल्पर टी सेल्स दस रिड्यूसिंग द नंबर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि एड्स का जो है फिजियोलॉजी सही से पढ़ो, आपको दिया है इतना लेंदी, मतलब आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन। ठीक है, कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओके, कोका अल्कलॉइड या फिर कोकेन, एरिथ्रोसैलम कोका, डायरेक्ट सवाल है, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर 53 क्वेश्चन हुए हैं। ओके, लास्टली कुछ क्वेश्चन बच्चों को भी देख लेते हैं। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ये 2019 का क्वेश्चन है। ड्रग कॉल्ड हेरोइन, हेरोइन कहां से आता है? इसको हम कहते हैं स्मैक, स्मैक भी कहा जाता है। ये पॉपी प्लांट से आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेपेवर सोमनिफेरम या फिर ओपियम पॉपी भी कहते हैं। ठीक है, वहां से सिंथेसाइज होता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, एसिटाइलेशन करवाते हैं। किसका एसिटाइलेशन करवाते हैं? एसिटाइलेशन करवाते हैं ऑफ, ओके, एसिटाइलेशन करवाते हैं ऑफ मॉर्फिन। देखो यहाँ पर है ना, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। अब यहाँ पर आप देखो दो जगह एसिटाइलेशन कराते हैं, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है बाय, इट इज ठीक है बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो यहाँ पर डाई एसिटाइलेशन करवाते हैं, एक ये जगह हो जाती है। देखिए जहां पर भी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर आप क्या करवा देते हो? ठीक है, डाई एसिटाइलेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर एक O प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर CH3 प्रेजेंट रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी H हट जाएगा एंड यहाँ पर भी एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा देंगे। तो दैट इज योर एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। नाउ विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट ओके इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? डायरेक्ट लाइन फ्रॉम NCERT फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। याद रखना है आपको। विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा खींचा हुआ है, आपको डायरेक्टली पूछ सकता था कि फॉलोइंग द पिक्चर गिवन बिलो गिव्स विच टाइप ऑफ ड्रग्स, सिंपली पूछ सकता था। वही आपको पूछा है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर से बताओ कि ये क्या कौन सा ड्रग बनाता है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा। हेलुसिनोजन बनाता है, दिस इज दतुरा का फ्लावरिंग ब्रांच है ये। ठीक है, और हेलुसिनोजन का एक और एक एग्जाम्पल क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है। ये किसके अंदर आता है? बेलाडोना। ये अगेन आ जाता है फॉर द हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। ये दोनों प्लांट्स के आपको NCERT के अंदर दिया है, नॉट आउट ऑफ NCERT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 53, 54, 55, 56। ओके, दिस इज क्वेश्चन 56। अब नाउ 57 पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनोजेनिक ड्रग? ओपियम हेलुसिनोजन नहीं करता। कैफीन, कैफीन कैसा है? दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रग रियली। ये ऐसा नहीं है कि कोई इसका लाइक रियली अडिक्ट हो जाए। ये एक स्टिमुलेंट है, ये थोड़ा यू नो समटाइम्स इट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स। ठीक है, ये स्टिमुलेंट है, दिस इज नॉट अ ड्रग। मॉर्फिन, मॉर्फिन हेलुसिनोजेनिक होता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो लिसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड बताया है, ये देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा यू नो नाउ अभी आपके लिए आपको NCERT में नहीं दिया है, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सिंस इट इज गिवन आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। देखो ये लिसर्जिक एसिड और डायथाइलामाइड जो आपको बताया है, दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज जिससे हेलुसिनोजन होता है। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इंटेक ऑफ व्हाट? अल्कोहल। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सिरोसिस होता है, आपको हमेशा याद रखना है लीवर पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर ड्रग अल्कोहल एडिक्ट है, लीवर पर प्रॉब्लम होना ही है। अगर टोबैको च्यूइंग वगैरह की कोई एडिक्शन है तो उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इन पर होगा, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अफेक्ट दिखा जाएगा। अगर ड्रग एडिक्ट है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मल्टीपल टाइप्स के उसके अंदर सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहल एडिक्ट है सबसे पहला वो किधर अटैक करेगा? लीवर पर। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी ओवर देयर। ओके, नाउ 59th क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स A and B शोन। ओके, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग देयर सोर्स एंड यूज। मतलब आपको सही सही में क्या बताना है इसके अंदर? जो भी नीचे दो स्ट्रक्चर दिए हैं उनके बारे में बताओ कि उनका सोर्स क्या है और उनका यूज क्या है। ठीक है, देखते हैं ना। फर्स्टली ये किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? मॉर्फिन है ये। ठीक है, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज योर कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, गिवन इन योर NCERT। अब इसका सोर्स क्या है? ये पॉपी प्लांट से आता है। कौन सा आता है? ये पॉपी प्लांट से आता है, जिसको हम पेपेवर सोमनिफेरम भी कहते हैं। कैनाबिनॉइड कहां से आता है? कैनाबिस सटाइवा से आता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? ये यूज या फिर वी कैन से मॉर्फिन का एक्चुअल में यूज पूछा है, अब्यूज नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका यूज आप कह सकते हो कि इसका इफेक्ट होता है ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। CVH हमें पता है। इसका इफेक्ट कहाँ देखा जाता है? ये डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट है
और इसको किस क्या मॉर्फिन है तो एनाल्जेसिक्स भी होगा, क्योंकि सर्जरी में भी इसको यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। तो यस, इसके अंदर देखो अभी कोकेन नहीं, पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, दिस इज नॉट कोकेन। एरिथ्रोसाइलम कोका बिल्कुल यहाँ से नहीं, कोकेन नहीं है। हेरोइन है क्या? नहीं है। कैनाबिस सटाइवा इसका रॉन्ग ही है, हेरोइन पहली बात तो कैनाबिस सटाइवा से नहीं आता, तो ये आप खुद से ही रॉन्ग कर सकते हो। कैनाबिनॉइड जो बी है, बी ये हेरोइन नहीं है, बी कैनाबिनॉइड तो है, ये एट्रोपा बेलाडोना से नहीं आया, लेकिन ये किससे आया? कैनाबिस सटाइवा से आया। इन प्रोड्यूसेस हैलुसिनेशंस, रॉन्ग। अब देखो मॉर्फिन, पहला वाला मॉर्फिन दिया है, पेपेवर सोम्निफेरम से आता है, सिडेटिव है, पेन किलर है, दिस इज वेरी मच करेक्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 60th क्वेश्चन, ठीक है। 60th क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअली द 60 क्वेश्चंस का नहीं है ये वीडियो, इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में और क्वेश्चंस ऐड करवाऊंगी जो 2025 से लेके जो बच्चे 2021 तक के, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअली में वहां पर थोड़े क्वेश्चंस और रहेंगे और इसका आपको ठीक है आंसर की मिल जाएगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इसका मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर एज इट इज बिना इसके ऊपर सॉल्व किया हुआ भी मैं आपको भेज दूंगी फॉर योर यूज, और नीचे उसके आंसर की भेज दूंगी, और दिस सोल्यूशन वाला जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो सोल्यूशन तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है ही, जो अभी आप देख रहे हो। बार्बिट्यूरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रूथ, दिस इज रॉन्ग, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको क्या बताया बार्बिट्यूरेट्स के बारे में? बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं, दीज आर व्हाट, ये एक जो पहले तो ये क्या करते हैं, इंसोम्निया और मेंटल इलनेस को क्योर करने वाले ड्रग्स होते हैं। दूसरी चीज जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, इसके साथ में और भी आ जाते हैं, जैसे एम्फेटामाइंस हो गया। दूसरा आपको दिया है बेंजोडाइजापाइंस, ठीक है। ये सारे जो नाम दिए हैं, ये सब क्या करते हैं, मेंटल इलनेस और किसके लिए, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जाता है एज मेडिसिन। ये कोई इसका यूज नहीं है जो यहाँ पे बताया है, ठीक है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन जो हैव अंडरगॉन सर्जरी एज पेन किलर, वेरी मच करेक्ट। च्यूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर सीवीएस पर एक्ट करता है, वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है, और क्या बढ़ा देगा, हार्ट रेट। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी एज इट, नहीं, कोकेन ड्रग के अंदर आता है, इसका मिसयूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की आपकी एकदम तगड़ी तैयारी हो जाएगी पीवाईक्यूज की। इसके अलावा और भी मैं सीरीज बनाऊंगी जहां पर हम और आगे के एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल वी आर वर्किंग टू प्रोवाइड यू विद द मोस्ट रिलेवेंट टाइप ऑफ कंटेंट, बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हुआ कंटेंट हम आप तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, इसके अंदर देखो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाती हूँ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू नो, ठीक है। आपको सारी चीजें ना किसी को नहीं पता है, हो सकता है कोई बहुत अच्छे से पढ़ रहा हो, लेकिन हो सकता है किसी ने ये सारे चैप्टर्स कभी नहीं किए हो, कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहा है, किसी ने, तो सबको पता होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, दैट इज माई मोटो, ओके। नेक्स्टली, ये आपको टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक मेरे ठीक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर आंसर की मिल जाएगी, सोल्यूशन इसका पीडीएफ अभी मिल जाएगा आपको, और इसको मैं पूरा जो क्वेश्चन पेपर है एज इट इज आपको प्रोवाइड करूंगी विदाउट द एक्सप्लेनेशन गिवन ऑन दैट, ठीक है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन इट नाउ एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, टू गेट नोटिफाइड विद ऑल द थिंग्स जो भी आ रही रहेगी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स इट, थैंक यू।